एक छोटा सा बालक और बालक पर अपनी बीमार माँ की जिम्मेदारी। एक बालक को धन अर्जन के लिए किस तरीके से, किस हद तक मजबूर कर सकती है, आज हम एक कहानी के माध्यम से जानेंगे। प्रस्तुत कहानी जो आप सभी के बीच में आज हम रखने जा रहे हैं, वह कहानी जयशंकर प्रसाद जी, जो हिंदी के प्रसिद्ध कहानीकार, नाटककार, उपन्यासकार भी रहे हैं। इस कहानी का उद्देश्य बच्चों की कोमल भावनाओं को एक कहानी के माध्यम से आप सभी के बीच में प्रस्तुत करना है। यह कहानी छोटा जादूगर नामक शीर्षक से लिया गया है। कार्निवाल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी। हंसी और विनोद का कलनाद गूंज रहा था। मैं खड़ा था। यहाँ पर जो शब्द मैं का प्रयोग किया जा रहा है वह पाठ के लेखक जयशंकर प्रसाद जी के लिए संबोधन है। कार्निवाल का मैदान था। कार्निवाल का तात्पर्य मनोरंजन के स्थान से है, किसी मेला, किसी भीड़ भाड़ के स्थान से लिया जाना चाहिए। कार्निवाल के मैदान है तो बिजली चकाचौंध थी। रंग बिरंगी बिजलियाँ, रंग बिरंगी बत्तियाँ सजी हुई थी। हंसी और विनोद का कलनाद गूंज रहा था। पूरा बाजार, पूरा मेला हंसी के ठहाकों से गूंज रहा था। मैं खड़ा था, अर्थात लेखक, उस छोटे फुहारे के पास जहाँ एक लड़का चुपचाप शराब पीने वालों को देख रहा था। उसके गले में फटे कुर्ते के ऊपर से एक मोटी सी सूत की रस्सी पड़ी थी और जेब में कुछ ताश के पत्ते थे। कह रहे हैं मैदान का मेले का दृश्य का वर्णन है। मेले के दृश्य में लेखक बता रहा है कि वह मेले में जब खड़ा था उसने अचानक से देखा एक छोटा सा लड़का जो कि चुपचाप बहुत ही शांत तरीके से खड़ा होकर के शराब पीने वालों को एकटक देखे जा रहा था। और उसके रूप रंग की बात करते हुए बताते हैं कि उसने जो कपड़ा पहने हुए था, उसने फटे हुए कुर्ते पहने हुए थे और उसने अपने उस कुर्ते पर मोटी सी सूत की रस्सी भी रख रखी थी। उसने जेब में कुछ ताश के पत्ते भी रखे थे और उसके मुंह पर गंभीर विषाद के साथ धैर्य की रेखा थी। अर्थात उसके चेहरे को देख करके साफ साफ अंदाजा लगाया जा सकता था इसके चेहरे पर कितने विषाद हैं, कितने दुख हैं, कितनी पीड़ा है। साथ ही साथ एक धैर्य की भी रेखा थी। मैं अर्थात लेखक उसकी ओर न जाने क्यों आकर्षित हुआ और उसके अभाव में भी संपूर्णता थी। मैंने पूछा, क्यों जी, तुमने इसमें क्या देखा? तो लेखक कहता है, जब वो अचानक से उस बच्चे को देखता है, उसके इस होलिये के साथ उसको देखता है, तो उसको न जाने क्या हुआ, उस बच्चे की ओर आकर्षित हुआ और बच्चे से जाकर के पूछता है, क्यों जी, तुमने इस मेले में, अर्थात तुमने यहाँ क्या देखा, मेले में क्या देखा? तो बच्चे ने कहा, उस छोटे से बच्चे ने कहा, मैंने सब देखा है। यहाँ चूड़ी फेंकते हैं, खिलौनों पर निशाना लगाते हैं, तीर से नंबर छेदते हैं। मुझे तो खिलौनों पर निशाना लगाना अच्छा मालूम हुआ। जादूगर तो बिल्कुल निकम्मा है, उससे अच्छा तो ताश का खेल मैं ही दिखा सकता हूँ। उसने बड़ी प्रगल्भता से कहा। उसकी वाणी में कहीं भी रुकावट न थी। जब लेखक के द्वारा पूछा गया कि तुमने यहाँ पर क्या देखा, तो उसने एक ही बार में बिना रुके सब कुछ बोल गया। वहाँ पर उसने जो कुछ देखा था उसने कहा, मैंने सब देखा है। मैंने देखा है कि यहाँ पे चूड़ियाँ फेंकी जाती हैं, साथ छल्ले फेंके जाने वाले खेल हैं, खिलौनों पर निशाना लगाए जाने वाले खेल हैं, तीर से नंबर छेदा जाता है। और इन सभी में मुझे जो खिलौनों पर निशाना लगाना था वो सबसे अच्छा मालूम हुआ। और यहाँ पर जो जादूगर है, जो खेल दिखा रहा है जादूगर है, वो तो बिल्कुल निकम्मा है, क्योंकि उससे ज़्यादा अच्छा ताश का खेल तो मैं ही दिखा सकता हूँ। उस पर मैंने पूछा, और उस पर्दे में क्या है, वहाँ तुम गए थे? जब वो यह सब बता रहा था तो मैंने उससे पूछा, क्या तुम उस पर्दे के पीछे, अर्थात वहाँ पर एक पर्दा था, पर्दे का बना हुआ कुछ कमरा था, तो उसने पूछा कि क्या तुम वहाँ गए थे? तो उसने कहा, नहीं, मैं वहाँ नहीं गया था, क्योंकि मेरे पास टिकट नहीं है, वहाँ पे जाने का टिकट लगता है। तो लेखक ने कहा, तो चल, मैं वहाँ पर तुमको लिवा चलूँ। जब उसने कहा कि वहाँ पे टिकट लगता है इसलिए मैं नहीं जा सका, तो लेखक ने कहा ठीक है तो चलो मैं तुम्हें वहाँ पर ले चलता हूँ।
तो इस पर मैंने मन ही मन कहा, भाई आज के तुम ही मित्र रहे। अर्थात लेखक अकेला था, लेखक के लिए कोई साथी नहीं थे, तो उसने बच्चे के लिए सोचा चलिए कोई नहीं, आज तुम ही मेरे मित्र बन जाओ। उसके बाद उसने माने बच्चे ने कहा कि वहाँ जाकर क्या कीजिएगा। जब लेखक ने कहा कि चलो वहाँ चलते हैं, पर्दे के पीछे कम वहाँ पे जो है देखेंगे, हम लोग जानेंगे। तो उसने पूछा लड़के ने कि वहाँ जाकर क्या कीजिएगा, तो चलिए निशाना लगाया जाए। उसने पूछा भी और जवाब भी दिया। उसने पूछा वहाँ जाकर क्या कीजिएगा, फिर तुरंत बोल ही पड़ता है चलिए निशाना लगाया जाए। मैंने भी समझ होगा तो चलो पहले शरबत पी लिया जाए। उसने स्वीकार सूचक सर हिला दिया। जब उसने कहा निशाना लगा लिया जाए तो मैंने कहा ठीक है अच्छा, लेकिन पहले चलो शरबत पी लेते हैं, उसके बाद फिर निशाना भी लगा लेंगे। और इस प्रकार से वे दोनों, उसके लिए वो लड़का राजी हो गया। मनुष्यों की भीड़ से जाड़े की संध्या भी वहाँ गर्म हो रही थी। हम दोनों शरबत पीकर निशाना लगाने लगे। राह में ही मैंने उससे पूछा तुम्हारे और कौन है। और जब वो लोग शरबत पी लिए तो उसके बाद मेले का दृश्य में बताता है लेखक कि हल्की सी ठंड की संध्या थी, जाड़े की संध्या थी, लेकिन वहाँ पर मनुष्यों की इतनी सारी भीड़ थी कि वह ठंड भी गर्म जान प्रतीत होती थी। और इसके बाद उन दोनों ने शरबत पिया और निशाना लगाने के लिए वहाँ उस दुकान की ओर बढ़ गए। राह में ही मैंने अर्थात लेखक ने उस बच्चे से पूछा कि तुम्हारे और कौन है। तो उसने कहा कि माँ और बाबूजी। तो उसके बाद लेखक ने कहा उन्होंने तुमको यहाँ आने के लिए मना नहीं किया। लेखक ने उत्सुकतावश पूछा तुम्हारे जब माँ और बाबूजी हैं और वो आए भी नहीं हैं तो क्या तुमको उन लोगों ने मना नहीं किया। तो लड़का कहता है बाबूजी जेल में हैं। तो मैंने पूछा था, लेखक ने पूछा क्यों। तो बच्चे ने बड़े गर्व के साथ उत्तर दिया देश के लिए, वे देश के लिए जेल में हैं। तो मैं उत्सुकतावश पूछा, अर्थात लेखक ने उत्सुकतावश पूछा और तुम्हारी माँ। तो ईश्वर बच्चे ने कहा वह बीमार है। और उसके इस उत्तर को सुनकर के लेखक थोड़ा सा आश्चर्यचकित हुआ। आश्चर्यचकित होने के साथ उसने पूछा और तुम यहाँ तमाशा देख रहे हो, तुम तमाशा देखने आए हो। तो इस पर उसके मुंह पर तिरस्कार की हंसी फूट पड़ी। तिरस्कार की हंसी फूट पड़ी किसके मुंह पर, उस बच्चे के मुंह पर। उसने कहा तमाशा देखने नहीं साहब, दिखाने निकला हूँ। उसने कहा कि मैं यहाँ तमाशा देखने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पर तमाशा दिखाने आया हूँ। कुछ पैसे ले जाऊंगा तो माँ को पथ्य दूंगा। अगर तमाशा दिखाने से मुझे कुछ पैसे मिल जाएंगे तो इससे मैं अपनी माँ को पथ्य अर्थात जो प्रिकॉशनरी फूड हैं, जो उन्हें खाने के लिए भोजन है, मैं उन्हें उपलब्ध करा पाऊंगा। और इसके बाद वो लड़का पुनः जोड़ता है मुझे शरबत न पिलाकर, आपने जो मुझे शरबत पिलाया है, इसके बजाय आपने मेरा खेल देखकर मुझे कुछ रुपए दे दिए होते तो मुझे ज़्यादा प्रसन्नता होती, क्योंकि आपके शरबत पिलाने से मुझे न तो पैसे की अर्निंग हुई, न तो मुझे पैसे की कमाई हो पाई, और न ही मैं अपनी माता के लिए कुछ कर पा रहा हूँ, इसलिए मुझे इतनी खुशी नहीं मिल रही है। लेकिन अगर आपने मुझे पैसे दिए होते तो मैं अपनी माता जी के लिए भोजन की भी व्यवस्था कर पाता और मैं उनके साथ खा पाता, तो ज़रूर मुझे प्रसन्नता होती। ऐसा वह उद्देश्य जाहिर करता है लेखक से। मैं आश्चर्य से उस 13-14 वर्ष के लड़के को देखने लगा। उसकी इस बुद्धिमत्ता पूर्ण बातों को सुनकर के वो आश्चर्यचकित हो गया। इस पर वो लड़का कहता है हाँ बाबूजी, मैं सच कहता हूँ, माँ बीमार है इसलिए मैं नहीं गया। अगर माँ बीमार न होती तो मैं भी चला जाता, माँ बीमार इसलिए मैं नहीं गया। तो इस पर वो फिर से आश्चर्यचकित, कहाँ नहीं गए। उसने कहा जेल में। जब कुछ लोग तमाशा देखते ही हैं तो मैं क्यों न दिखाकर माँ की दवा करूं और अपना पेट भरूं। कह रहे हैं कि लोग तमाशा तो देखते ही हैं, किसी न किसी का तमाशा तो देखते ही हैं। अगर लोग तमाशा देखते ही हैं तो तमाशा मैं क्यों न दिखाऊं, क्योंकि मेरे तमाशा दिखाने से मैं अपनी माता का भी सेवा कर सकता हूं, इसलिए मैं तमाशा क्यों न दिखाऊं। और अपनी माता की सेवा के साथ साथ माता की दवा भोजन के साथ साथ मैं अपना भी पेट भर सकता हूँ तमाशा दिखा के। मैंने दीर्घ निश्वास लिया, अर्थात मैंने लंबी सांस ली। चारों ओर बिजली के लट्टू नाच रहे थे, चारों ओर बिजली की लट्टू अर्थात चकाचौंध थी। मन व्यग्र हो उठा, व्याकुल हो उठा मन। किसका? लेखक का। मैंने उससे कहा अच्छा चलो निशाना लगाया जाए। और इतना सब मैंने जब सुना तो मैंने उससे कहा चलो अच्छा छोड़ो, चलो निशाना लगाते हैं। इसके बाद
हम दोनों अर्थात लेखक और वो बालक उस जगह पे पहुंचे जहां खिलौने को गेंद से गिराया जाना था। अर्थात वहां पर जो निशाना वाला खेल था, उसमें खेल निशाना यह था कि आपको एक चांस में बॉल से खिलौने को गिराना होता था और इस तरीके से जो आप बॉल से हिट करते थे वो खिलौना आपका होता था। मैंने अर्थात लेखक ने 12 टिकट खरीद कर उस लड़के को दे दिए और वो लड़का निकला पक्का निशानेबाज। उसकी कोई गेंद खाली नहीं, अर्थात 12 गेंदों में 12 बार उसने निशाना लगाया, 12 चीज़ें उठाई। देखने वाले दंग रह गए। उसने 12 खिलौनों को बटोर लिया। उसने 12 खिलौनों, क्योंकि उसने 12 बाजी में 12 खिलौने जीत लिए। और अब लेकिन वो उठाता कैसे उन खिलौनों को, इसलिए उसने कुछ मेरी रुमाल में बंद है और कुछ जेब में रख लिए गए। तो जो खिलौने 12 उसको मिले थे उसने मैंने उसको अपनी रुमाल दे दी और उसी रुमाल में उसने कुछ खिलौनों को बांध लिया और कुछ खिलौनों को उसने अपनी जेब में रख लिया। लड़के ने कहा, जब उसने सब सामान, जब खिलौना अपना सब बटोर लिया तो उसने लड़के ने कहा, बाबूजी आपको तमाशा दिखाऊंगा, बाहर आइए, अब मैं चलता हूँ। जब उसके पास सब कुछ इतना पर्याप्त हो गया तो हो गया, काम खत्म। उसने तुरंत बाबूजी से विदाई मांग ली कि मैं आपको तमाशा दिखाऊंगा लेकिन अभी नहीं, बाद में, और चलिए बाहर चलते हैं और अब मैं चलूँगा। और वहाँ से 9-2-11 हो गया, अर्थात वहाँ से चला गया। मैंने मन ही मन कहा था, लेखक ने मन ही मन कहा, इतनी जल्दी आंख बदल गई। अर्थात जो अभी मेरे साथ रुका था, मेरे से बात करता था, वो अचानक मुझसे जाने की जल्दी करने लगा। और इतना करके वह बालक वहाँ से निकल गया। एक दृश्य खत्म हुआ। उधर वो जब चला गया, मेले में से ही अपना घूमकर पान की दुकान पर आ गया। लेखक मेले में से ही जब वो चला गया तो उसने गया पान खाया और पान घूमा, फिर घूम पान की दुकान पर आया। पान खाकर बड़ी देर इधर टहलता देखता रहा। झूले के पास लोगों का ऊपर नीचे आना देखने लगा। वह घूमते घूमते कहाँ पहुँचा, एक झूले के पास पहुँचा जहाँ से वह देख रहा था लोग झूले में से ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर करते हुए झूल रहे थे। उन्हीं लोगों को देख रहा था। अकस्मात किसी ने ऊपर के हिंडोले से पुकारा, बाबूजी। अचानक उसको एक आवाज़ सुनाई देती है, बाबूजी। तो मैंने पूछा कौन, क्योंकि उसने देखा नहीं था, आवाज़ बस, उसने केवल आवाज़ बस सुनी थी। तो लेखक ने पूछा कौन, तो आवाज़ ने उत्तर दिया, मैं हूँ छोटा जादूगर। तो उसने बताया, मैं हूँ छोटा जादूगर। तो ये तो कहानी थी। अब उसका देखिए कहानी अगली कड़ी में जोड़ते हैं। कलकत्ते के सुरम्य वनस्पति उद्यान में लाल कमलिनी से भरी हुई एक छोटी सी झील के किनारे घने वृक्षों की छाया में अपनी मंडली के साथ बैठा हुआ मैं जलपान कर रहा था। एक बार की बात है, लेखक कलकत्ता के सुरम्य वनस्पति उद्यान है, वहाँ पर एक छोटी सी झील है जो कमलिनी, जिसमें बहुत सारी खिली हुई हैं। वहाँ पर वह अपनी मंडली का मतलब है परिवार भी थे और उनके कुछ जाने पहचाने थे, भाई लेखक थे तो उनके साथी भी थे। उन लोगों के साथ बैठकर जलपान कर रहे थे। इतने में ही वही छोटा जादूगर दिखाई पड़ा। उसके पास इस समय हाथ में 4 खाने का एक खादी झोला था। उसने साफ जांघिया पहनी थी और आधी बाह का कुर्ता था उसके पास। इस बार सिर पर वह लेखक का दिया हुआ, लेखक के जिस रुमाल में उसने अपने खिलौने बांधे थे, उसी रुमाल को उसने सर पे रख करके उसे रस्सी से बांधा हुआ था। मस्तानी चाल से झूमता हुआ आकर कहने लगा, बाबूजी नमस्ते, आज कहिए तो खेल दिखाऊं। उस दिन खेल दिखाने का मौका आपको नहीं मिला था, आज अगर आप कहिए तो मैं खेल दिखाऊं। तो इस पर लेखक ने कहा, नहीं जी, अभी हम लोग जलपान कर रहे हैं, अभी नहीं। लेकिन तो उसने कहा, फिर इसके बाद क्या गाना बजाना होगा बाबूजी? चलिए ठीक है, जलपान कर रहे हैं, जलपान करने के बाद क्या खाना बजाना होगा क्या? उसके बाद मैं अपना खेल दिखा सकता हूँ। इस पर क्रोधित होकर वो कुछ कहने जा रहा था कि नहीं जी, तुमको इतना बोल पाया था, तब तक उसकी श्रीमती जी बीच में ही टोक बोल दी कि दिखलाओ जी, तुम तो अच्छे आए, भला कुछ मन तो बहले। उसकी तब श्रीमती जी, उसकी पत्नी, जैसा लेखक की पत्नी जी तब तक बोल चुकी, ठीक है, अच्छा तुम ही खेल दिखाओ, कुछ मन तो बहले, यहाँ ऐसे शांति से बैठे हैं। और इस पर मैं चुप हो गया था, लेखक चुप हो गया, क्योंकि श्रीमती की वाणी में वो माँ की सी मिठास थी जिसके सामने किसी भी लड़के को रोका नहीं जा सकता। और उसने खेल आरंभ किया। जब श्रीमती जी ने कहा खेल दिखाने के लिए, तो मैं श्रीमती जी को मना नहीं कर सका, क्योंकि श्रीमती जी की आवाज़ में एक माँ की मिठास थी और मैं उस समय बच्चे को मना नहीं कर सकता था। और इस तरीके से
उस बच्चे ने जो उसने कार्निवाल में खिलौने इकट्ठे किए थे उन सभी खिलौनों से अपना अभिनय शुरू कर देता है, वहाँ पर साथ खेल दिखाना शुरू कर देता है। उसके खेल में भालू, बिल्ली, बंदर इत्यादि के खेल करता था, गुड्डों का खेल करता था। उसके खेल में भालू मनाने लगता है, बिल्ली रूठने लगती है, बंदर घुड़कने लगता है, गुड़िया का ब्याह होता है, गुड्डा का बरकाना निकलता है। इन सभी चीज़ें होती हैं। लड़के की वाचालता से ही अभिनय हो रहा था, अर्थात चूँकि वहाँ का जो बंदर था वो भी नहीं बोल पाता था, जो भालू हैं, जो गुड़िया हैं, जो बिल्ली है, सब तो प्लास्टिक के खिलौने, मिट्टी के खिलौने होते हैं, बोलते तो कोई नहीं है। तो इन सभी में भी इन सभी की जगह पे आवाज़ कौन निकालता था? वो बच्चा ही निकालता था। तो वही बच्चे की वाचालता कही गई है, अर्थात वही भिन्न भिन्न प्रकार की आवाज़ को बदल करके निकालता था और उसकी वाचालते से ही सब अभिनय हो रहा था और सब हंसते हंसते लोटपोट हो गए थे। मैं सोच रहा था बालक को आवश्यकता ने कितना शीघ्र चतुर बना दिया। यही तो संसार है, अर्थात निष्ठुर संसार ने बच्चे को रुपए की आवश्यकता कराई और रुपए की आवश्यकता ने बच्चे को कितना चतुर बना दिया। छोटे से बालक में इतनी होशियारी आ गई है कि वो अलग अलग जानवरों का अभिनय करके वह अब पैसे कमाने लगा है। ताश के सब पत्ते लाल हो जाते थे, फिर सारे पत्ते काले हो जाते थे। गले की उसकी सूत की डोरी कभी कभी टुकड़े होकर जुड़ जाती थी। लट्टू अपने से नाचने लगते थे। इस तरीके से उसने कई प्रकार के विभिन्न खेलों को दिखाया और हम लोगों का मनोरंजन किया। जब बहुत खेल हुआ तो मैंने कहा अब हो चुका, अपना खेल बटोर लो, हम लोग भी अब जाएंगे। तो इस वक्त श्रीमती जी ने धीरे से उसे 1 रुपया दे दिया और वह उछल उठा। और जब मैंने उससे ऐसा कहा और उसने अपना खेल समेटने के लिए शुरू हुआ तो श्रीमती जी ने उसको पुरस्कार स्वरूप 1 रुपया दे दिया। और जैसे उसको 1 रुपया मिला वह प्रफुल्लित हो उठता है, आनंदित हो उठता है। तो इस पर मैंने कहा मैंने उसको लड़के नाम से संबोधन किया, लेखक ने उसको लड़के नाम से संबोधन किया। और इस पर वो कहता है छोटा जादूगर कहिए साहब, यही मेरा नाम है और इसी से मेरी जीविका है। तो उसने कहा कि मुझे लड़के के नाम से नहीं, मुझे जादूगर, छोटा जादूगर के नाम से बुलाइए, क्योंकि ये मेरा रोज़गार है, मेरी जीविका है। और अगर आप मुझे छोटा जादूगर के नाम से बुलाएंगे तो मुझे सम्मान मिलेगा और मेरे काम में पहचान आएगी, ऐसा वो इसलिए चाहता है और अपना नाम भी वो यही रखना चाहता है। तो मैं कुछ बोलना ही चाहता था कि श्रीमती ने कहा अच्छा तुम इस रुपए में क्या करोगे। जो 1 रुपया उसको श्रीमती जी ने दी थी, इतना उसके कहने पर जो कुछ मैं बोलता उसको कुछ कहता, लेकिन तब तक श्रीमती जी टोक दी बीच में कि अच्छा जो तुम्हें मैं 1 रुपया दे रहा हूँ, 1 रुपया का तुम क्या करोगे। तो उसने कहा पहले मैं ऐसे 1 रुपये में भरपेट पकौड़ी खाऊंगा, फिर एक सूती कंबल लूँगा। जब उसके द्वारा मैंने ये सुना तो मेरा क्रोध लौट आया, अर्थात खत्म हो गया। मैं अपने ऊपर बहुत क्रुद्ध होकर सोचने लगा वो कितना स्वार्थी हूँ मैं, उसके 1 रुपये पाने पर भी सजा करने लगा था। मैं कह रहे हैं कि मैं अगर उसका खेल ना कराता आज तो आज उसको 1 रुपया नहीं मिलने वाला था। तो ये कहीं ना कहीं मेरा स्वार्थपन होता, अगर मेरे वजह से उसको आज 1 रुपया न मिल पाता तो इसमें मेरा स्वार्थ होता, अर्थात तो स्वयं को गलती अपना मानता है। वह नमस्कार करके चला गया। हम लोग लता कुंज देखने के लिए चले गए। वह इतना सब हुआ, उसके बाद नमस्कार करके अपना खेल बटोरा और वहाँ से निकल लिया। और इसके बाद हम लोग लता कुंज देखने के लिए चल दिए। उस छोटे से बनावटी जंगल में संध्या साय साय करने लगी थी। अस्ताचलगामी सूर्य की अंतिम किरण वृक्षों की पत्तियों से विदाई ले रही थी। एक शांत वातावरण था। हम लोग धीरे धीरे मोटर से हावड़ा की ओर आ रहे थे। शाम का समय हो ही चुका था और जो जंगल थी बनावटी जंगल थी, अब वहाँ पे संध्या साय साय, चूँकि जहाँ पे सुनसान होता है वहाँ की संध्या में साय साय की आवाज़ें आती हैं। वो हवा की झुरमुटों के पत्तों पर से आवाज़ होती है। और उसके बाद उसमें और भी एक दृश्य का वर्णन करते हैं कि जो अस्ताचलगामी अर्थात अस्त की ओर जाने वाले सूर्य की जो अंतिम किरण है, अब वो भी धीरे धीरे वृक्ष की पत्तियों से विदाई ले रहे थे, अर्थात गायब हो रहे थे। वातावरण पूरी तरीके से शांत था और हम लोग भी अब धीरे धीरे हावड़ा की ओर प्रस्थान कर रहे थे। इस दौरान रह रहकर छोटा जादूगर स्मरण होता था। सचमुच वह एक झोपड़ी के पास कंबल कंधे पर डाले खड़ा था। मैंने मोटर रोककर उससे पूछा तुम यहाँ कहाँ? कह रहे जब वो वापस लौट रहा था उसी समय वह रास्ते में देखा कि वह छोटा जादूगर
वो रास्ते में जिस छोटा जादूगर के बारे में सोचता ही रहता था और अचानक से उसे छोटा जादूगर रास्ते में दिख भी गया। और जैसे ही उसने देखा तो मैंने तुरंत गाड़ी को रोका और उससे पूछा, तुम यहाँ कहाँ? तो उसने कहा, मेरी माँ यहीं है न साहब, अब उसे अस्पताल वालों ने निकाल दिया है। मैं उतर गया। उस झोपड़ी में देखा तो एक स्त्री चिथड़ों से लदी हुई कांप रही थी। जब उसने कहा तो मैंने उसकी बात पर वो गाड़ी को रोका और वहाँ से उतर के उसको देखने गया तो सच में झोपड़ी में एक वृद्ध औरत थी, एक स्त्री थी जो कि चिथड़ों से लदी हुई कांप रही थी। चिथड़ों से लदी हुई माने फटे दुपटे कपड़ों को ओढ़े हुए या पहने हुए। छोटे जादूगर ने कंबल ऊपर से डालकर उसके शरीर से चिमटते हुए कहा, माँ। और जब मैं अंदर गया तो उसने जो कंबल लिया हुआ था, जो अभी खरीद के आ ही रहा था, उसने उस कंबल को अपनी माँ के ऊपर डाल करके उसके शरीर से लिपट गया और माँ कहने लगा। और इतना कहते ही मेरे आँखों से आंसू निकल पड़े। उसकी इस गरीबी को देख करके, उसके इस प्यार को देख करके लेखक कहता है उसकी आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। अब चूंकि बड़े दिन की छुट्टियां बीत चली थी, मुझे अपने ऑफिस में समय से पहुंचना था। कलकत्ते से मन भी ऊब गया था। फिर भी चलते चलते एक बार उस उद्यान को देखने की इच्छा हुई। साथ ही साथ जादूगर भी दिखाई पड़ जाता तो और भी। मैं उस दिन अकेले ही चल पड़ा क्योंकि जल्द लौट आना था। बता रहे हैं कि उस रात में जब उसने देखा, उसको आंसू निकल आए, तो फिर वहाँ से सीन खत्म होता है। उसके बाद वो अपने घर को लौट आता है। फिर अपना छोटा जादूगर अपनी जीविका धीरे धीरे बढ़ाने लगता है। अब उसका कुछ दिन की बात थी कि जो लेखक था छुट्टी पर आया था और उसकी छुट्टी भी बीतने वाली थी। तो उसने सोचा कि क्यों ना वापस जाने से पहले एक बार उस उद्यान का फिर से भ्रमण कर लिया जाए और रही यहाँ तो वहीं पे छोटा जादूगर से भी मुलाकात हो जाएगी, तो उसका भी हालचाल हो जाएगा। और इसी उद्देश्य से वह उस तालाब की ओर, उस उद्यान की ओर चल पड़ा। और चूंकि उसको जल्दी आना था इसलिए वो अकेला ही उस उद्यान की ओर जा गया। 10 बज चुके थे, सुबह के 10 बजे थे। मैंने अर्थात लेखक ने देखा कि उस निर्मल धूप में सड़क के किनारे एक कपड़े पर छोटे जादूगर का रंगमंच सजा था। मोटर रोक कर उतर पड़ा। वहाँ बिल्ली रूठ रही थी, भालू मनाने चला था, ब्याह की तैयारी थी। यह सब होते हुए भी जादूगर की वाणी में प्रसन्नता की तरी नहीं थी। बता रहे हैं जब वह मेले में पहुंचा, जब वह उद्यान में पहुंचा तो उस समय लगभग 10 बज रहे थे। उसने देखा कि निर्मल धूप में सड़क के किनारे ही छोटा जादूगर अपना कपड़ा फैला करके, खिलौनों की दुकान को फैला करके अपना खेल दिखा रहा था। उसके खेल में वही पुरानी बिल्लियों का रोना, भालू का मनाना, बंदर का घुड़कना, ब्याह की तैयारी होना इत्यादि सब कुछ हो रहा था। और बीच बीच में उसकी आवाज़ चलता। लेकिन इस बार उस छोटे जादूगर के वाणी में प्रसन्नता की तरी नहीं थी। वह एक्साइटमेंट, उसको उत्तेजना नहीं दिखाई दे रही थी। जब वह औरों को हंसाने की चेष्टा कर रहा था तब जैसे वह स्वयं कांप जाता था, मानो उसके रोए रो रहे थे। इस बार पहले वो लोगों को हंसाता तो लोग खिल करके हंसते थे और वो भी खिल के हंसता था, लेकिन इस बार वह लोगों को हंसाने की केवल चेष्टा करता था, स्वयं हंस नहीं पा रहा था। मानो कि अंदर से ही उसके रोए रो रहे थे। आश्चर्य से मैं उसको देख रहा था। खेल हो जाने पर पैसा बटोर कर उसने भीड़ में मुझे देखा। वह जैसे क्षण भर के लिए स्फूर्तिमान हो गया। मैंने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, आज तुम्हारा खेल जमा क्यों नहीं? जब उसके खेल को मैंने देखा तो उससे मैंने कहा, आज तुम्हारा खेल जमा क्यों नहीं? आखिर इसकी आज क्या बात थी? तो इस पर उसने अविचल भाव से उसने कहा, अविचल अर्थात जिसमें बहुत ज़्यादा बेचैनी हो। तो उसने कहा, माँ ने आज कहा है कि तुरंत चले आना। माँ ने कहा, आज तुरंत चले आना क्योंकि मेरी घड़ी समीप है। और इतना कहने पर उसके लेखक ने क्रोध से कहा, तब भी तुम खेल दिखलाने चले आए जब तुम्हें पता था इतना सुनकर लेखक ने क्रोध से कहा कि जब तुम्हें पता था तभी तुम खेल दिखाने चले आए। तो मैंने फिर, मनुष्य के सुख दुख का माप अपना ही साधन है, उसी के अनुपात से वह तुलना करता है।
उसके मुंह पर वही परिचित तिरस्कार की रेखा फूट पड़ी कि जब लेखक ने कहा कि तुम जानते थे इतना सब, फिर भी देख लिखने चले आए। मनुष्य के सुख दुख का माप अपना ही साधन तो है, तो उसी के अनुपात से तुलना करता है। भाई अगर आज दुख है तो आज रुक लेते हैं, कल सुख है तो खेल लेते हैं, उस हिसाब से काम करना चाहिए। तो इस पर वह तिरस्कार की रेखा उस पर फूट पड़ती है। उसने कहा क्यों ना आता, उसने कहा क्यों ना आता। और कुछ अधिक कहने से जैसे वह अपमान का अनुभव कर रहा था, वह ज़्यादा बोल नहीं पा रहा था, लेकिन इतना ही बोल पाया। क्षण भर में मुझे अपनी भूल मालूम हो गई, अर्थात अचानक से मुझे याद आया कि आज जब इसको नहीं आना था और देर भी हो गई है, तो क्यों ना इसको हम जल्दी से इसको घर पहुंचा दें। और जल्दी से मैंने उससे गाड़ी में बैठाते हुए कहा कि चलो जल्दी चलो, तुम्हारे घर चलते हैं। और इस प्रकार से मोटर वाला जैसे जैसे मैं मोटर वाले को रास्ता बताता रहा, वह जल्दी से चल पड़ा। कुछ ही मिनटों में मैं झोपड़े के पास पहुँच गया। जादूगर दौड़ते झोपड़े में माँ माँ पुकारते हुए घुसा और मैं भी उसके पीछे पीछे था, किंतु स्त्री के मुंह से बे निकल कर रह गया। उसके दुर्बल हाथ उठकर गिर गए। जादूगर उससे लिपटा रो रहा था। मैं स्तब्ध था। उस उज्जवल धूप में समग्र संसार जैसे जादू सा मेरे चारों ओर नृत्य करने लगा। और इस तरीके से छोटा जादूगर के वे खुशी, वे इच्छा उसकी माँ के ही साथ शांत हो गई। तो इस तरीके से इस छोटे से बच्चे की जिम्मेदारियाँ, अपने माँ के प्रति उसकी ईमानदारियाँ, इस पाठ के अंतर्गत उस एक छोटे से बच्चे के कोमल हृदय के बारे में यहाँ पे बताने का प्रयास किया गया है। जयशंकर प्रसाद जी की यह रचना आप सभी के बीच में थी। आप सभी को कहानी सुनाई गई है एक बच्चे के लिए, बच्चे के मार्मिक दृश्य का वर्णन कराया गया था। आप सभी ने सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।